Very good evening to all of you. Welcome to class Indian Polity. Next class, the new class. Being consistent is extremely important, and that you have read that story of कछुआ खरगोश कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी है. Then you know that what is the value of walking consistently, even if not running consistently. अगर आप चलते भी रहते हो धीरे 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 करके तो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे. But if you keep on resting in between and the rest is disproportionately more than what you are working, then of course there will be problem. तो अब ये देखिए, ये जो टाइम आपका चल रहा है ये वैसे ही जैसे birds will lay the eggs, but it's not that when they have to lay the eggs that day they will start preparing the nest. पंछी जब अंडे देंगे ऐसा नहीं है कि तब वो अपना घोंसला बनाएंगे. So much in advance they start collecting the material for the nest, then they use it to make the nest so that when it rains or when they have to lay the eggs they are ready for it. तो यही चीज यूपीएससी के साथ भी है कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम जून में है तो जून में तैयारी करेंगे, जून में अपनी स्पीड बढ़ा देंगे. ये वो टाइम है, अपने तिनके इकट्ठे कीजिए, अलग अलग कंटेंट जो आपने अलग अलग एरिया से पढ़ा है उसको अब एक शेप देना शुरू कीजिए. दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गिव योर नेस्ट अ शेप. पहले तो वो क्या है ना, तिनके लाता रहता है, बस जमा करता रहता है, उसको शेप नहीं देता, धीरे धीरे करके उसको शेप देता है. अब वो टाइम आ गया कि आपको शेप देना है. शेप देने का मतलब क्या है? यू हैव रेड योर थिंग्स. ज्यादातर लोग जो 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, जो 2025 वाली तो अभी बहुत दूर है, 2024 का एग्जाम दे रहे हो आप, तो यू हैव कलेक्टेड योर रॉ मटेरियल. आपने अपना कोर्स खत्म कर लिया है, अब आप रिविजन कर रहे हो या जो एरिया वीक रह गया उसको आप स्ट्रेंथन कर रहे हो. दिस इज व्हाट आई से दैट यू आर गिविंग शेप टू द नेस्ट. दिस इज अ राइट टाइम. डू नॉट बी लैक्स एट दिस मोमेंट. इस समय जो ढीला पड़ेगा बाद में उसको मुश्किल होगी, और यही टाइम है बैठ के देखो कि कहां पे आपने क्या करना रह गया है. व्हाट आर द वीक एरियाज? वर्क ऑन देम राइट नाउ. सिट विद द पेन एंड पेपर, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एरियाज, वीक एरियाज, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी, वेयर यू कैन स्कोर मोर. अब जैसे मान लो मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है तो मुझे लगता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है पॉलिटी, मैं वहां ज्यादा स्कोर कर सकता हूं. बट डजंट मीन दैट आई विल लीव साइंस एंड टेक. उसको भी साथ लेके चलना है. वो मेरी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर मैं उस पर काम करूं तो. ठीक है ना? सो दिस इज द मोमेंट. स्टार्ट गिविंग शेप टू द नेस्ट. वर्क हार्डर देन व्हाट यू आर डूइंग अर्लियर एंड इंक्रीज योर पेस एवरी मंथ. अगर आप अभी 8 घंटे हर दिन पढ़ रहे हो तो फिर से 9 करो, 10 करो. हाँ, बस 10 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो पॉसिबल होता नहीं है. एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द लेक्चर्स एंड बी कंसिस्टेंट विद द क्लासेस. अगर आप क्लास में कंसिस्टेंट हो तो जब तक एग्जाम आएगा ये क्लास में प्रेजेंट होना भी अपने आप में एक रिवीजन है. तो आप रिवीजन कर रहे हो एक तरीके से. बाकी लोग जो घूम फिर रहे हैं इस समय, बाद में उनको मुश्किल हो सकती है. इसलिए डू नॉट वेस्ट दिस टाइम, मेक द बेस्ट ऑफ दिस मोमेंट दिस टाइम. ये जो फेज अभी चल रहा है इसका सही उपयोग कीजिए. आई पुट अ क्वेश्चन बिफोर यू. आई हैव नॉट टेकन द चैप्टर. मैंने अभी चैप्टर लिया नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं. ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. सर, इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है तो क्या करें? इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन देखो, वैसे तो इकोनॉमिक्स आपने जहां से करा है वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव सम कंसल्टेशन यू कैन गिव अ कॉल टू अस एंड यू विल बी गिवन सम हेल्प रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स आल्सो. अगर कोई पर्टिकुलर कोई एरिया ऐसा है जहां पे आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो दी जाएगी. आप यू कैन फिक्स अ कॉल एंड देन दैट सपोर्ट व्हाट एवर वी कैन गिव इट टू यू, विल गिव इट टू यू. एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं क्या आंसर हो सकता है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम कर चुके हैं, सो ये उसी से इंस्पायर्ड है. क्वेश्चन आपके सामने सवाल है. दिस इज द क्वेश्चन इन माई ग्रेट हैंडराइटिंग. मेरी सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है. विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्बल कंसीडर दीज वर्ड्स. सिलेक्ट द वर्ड्स इन द प्रीएम्बल विच आर इंस्पायर्ड बाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. वो वर्ड जो प्रीएम्बल में है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पिक किए गए हैं वो आपको पिक करना है. प्रीएम्बल आपको मेल कर दिया गया था सुबह. इन द मॉर्निंग वी मेल्ड प्रीएम्बल टू यू. सो आई होप यू हैव रेड द प्रीएम्बल. आंसर द क्वेश्चन. आपने प्रीएम्बल पढ़ा है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए. ओके, ऑल ऑल डी 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 मार रहे हैं काफी लोग. सुबह आपने ये प्रीएम्बल आपको मेल किया गया था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पिछली बार लिखाया था मैंने. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. सिलेक्ट द वर्ड्स. ओके, पिछली बार मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखाया था. भाई बेसिकली सवाल है क्या? ये सवाल ये पूछना चाह रहा है आपसे कि विच आर दोज वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल एंड दे वर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आल्सो. वो कौन से वर्ड्स हैं जो प्रीएम्बल में है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिए गए हैं, मतलब इंस्पायर्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से. पिछली बार हम कर चुके हैं.
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है प्रीएम्बल. तो बेसिकली प्रीएम्बल समहाउ इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ओनली. तो कौन से वर्ड कॉमन है? मैंने आपको लास्ट टाइम लिखाया था, उसमें आपको डेमोक्रेटिक वर्ड नहीं मिलेगा. द वर्ड डेमोक्रेटिक इज मिसिंग, द वर्ड फ्रेटर्निटी इज मिसिंग. दीज वर्ड्स आर प्रेजेंट एज कॉमन वर्ड्स. उसने वर्ड्स बोला, वैसे वैल्यू बोला होता तो एक घड़ी को हम डेमोक्रेसी शायद ले भी सकते थे, पर उसने वर्ड्स बोला है. वर्ड्स मतलब स्पेसिफिकली वो बातें करो जो लिखी है, एज्यूम मत करो. तो मैंने जब आपको लिखाया था तब मैंने लिखाया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा है उन्होंने कि इंडिया विल बी सॉवरेन रिपब्लिक, देयर विल बी इक्वालिटी, मगर फ्रेटर्निटी डेमोक्रेसी वर्ड उसमें नहीं लिखाया था. सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3. ये सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इट्स ओनली अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट हिडन इन दिस. अब शुरू करते हैं आज की क्लास. देखिए साहब, दिस इज द डिटेल पार्ट एंड दिस इज द समरी पार्ट. नाउ लेट मी गिव अ स्मॉल स्टोरी ऑफ माय ओन लाइफ. अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जो आपको सुनाता हूं मैं. डोंट शेयर इट आउटसाइड. वैसे तो आउटसाइड ही बात चल रही है, बट फिर भी इट्स बिटवीन यू एंड मी. नाउ you see, at one point of time you get the opportunity where people come to you and they ask you whether you are bachelor or married. लोग आके पूछते हैं आपसे कि आप बैचलर और मैरिड हो. तब दिखता नहीं है ना कि मैरिड होगा. 20s या 30s की बात करो तो वहां पे somebody came to me also. That time I was preparing for UPSC. तो he came to me and he said, sir, I've got a proposal for your marriage. आपकी शादी के लिए एक रिश्ता लेके आया हूं. तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई सुन के. तो he said, I want to share the detail of the prospective bride with you. जो जिनसे शादी हो सकती है दुल्हन की, मतलब अगर वो बनेगी दुल्हन तो उनका डिटेल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. इफ यू एग्री, शी एग्रीज, यू कैन गेट मैरिड. तो सुन के बड़ा अच्छा लगा, बट टाइम नहीं था. तो मैंने कहा भैया, फॉर दैट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू गो थ्रू द डिटेल, और अभी तो शादी के लिए तैयार भी नहीं. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दैट्स ओके, बट बेसिक क्वालिफिकेशन तो हो गई ना तैयार आपकी, तो शादी तो कर सकते हो. तो मैंने कहा चलो बताओ डिटेल, बट डिटेल का टाइम नहीं था मेरे पास. सो आई डिडंट हैव द टाइम टू गो फॉर द इलेबोरेशन का टाइम मेरे पास था नहीं, क्लास शुरू होने वाली थी. तो पंडित जी थोड़े पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने बोला कि इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर डिटेल, आई गिव यू क्विक समरी. भाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा कि अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं आपको उसका प्रीएम्बल सुना देता हूं. उसकी समरी प्रीएम्बल में होती है. प्रीएम्बल इज अ समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिस इंसान को डिटेल में अगर मैं समझाऊं तो हो सकता है कुछ महीने बीत जाए, इतने एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी के. तो पंडित जी ने उनके डिटेल की जगह मुझे उनकी समरी सुना दी 3 वर्ड में. और हर एक इंसान की समरी वही 3 वर्ड निकल के आती है, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो. एंड दोस 3 वर्ड्स आर कॉमनली हर्ड इन आवर सोसाइटी. तो उन्होंने बोला कि उनका डिटेल सुनने का टाइम नहीं, कोई बात नहीं, उनकी लड़की की समरी में आपको सुना देता हूं. मैंने कहा सुनाओ, बड़ी खुशी की बात है. एंड ही गेव मी 3 वर्ड्स विच वर द समरी ऑफ दैट लेडी विच इवेंचुअली बिकेम अ वाइफ. एंड उनका नाम की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे समरी बता देता हूं. समरी ये थी दैट द गर्ल इज सुंदर एंड सुशील. पता नहीं स्पेलिंग गलत हो सकती है, डिस्क्लेमर. सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी. अब पंडित जी ने मुझे समरी दे दी. ही गेव मी क्विक समरी. भाई किसी को समझाने में कितना टाइम लग सकता है? लड़की इतनी पढ़ी है, इतनी लंबाई है, फैमिली यहां पर रहती है, घर में इतने लोग हैं, वो सब बताने की जरूरत नहीं है. 3 वर्ड में कहानी खत्म. विद इन हाफ अ सेकेंड द जॉब इज डन. ही सेड द गर्ल इज सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी. अब आप डिसीजन ले लो. अभी 3 वर्ड जो समरी था उस इंसान का जिसका डिटेल समझाने में कई महीने लग सकते हैं, मेरा काम बन गया. मैं बड़ा खुश हुआ. मैंने सुना भाई सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, तो आई गॉट सो एक्साइटेड. आई सेड पंडित जी आई एम रेडी फॉर इट. यस. अब हाँ तो कर दी बात सुन के. उसके बाद शादी भी हो गई. शादी के बाद टाइम आता है डिटेल जानने का. सो दिस इज द टाइम आई गॉट टू नो द डिटेल. भाई समरी तो शादी से पहले पता चली ना कि उनकी समरी, लड़की की समरी ये है, 3 वर्ड में समझा दिया सारा. सुंदर है, सोबर है, ब्यूटीफुल, सोबर एंड एजुकेटेड. आफ्टर मैरिज यू गेट टू नो द डिटेल. शादी के बाद डिटेल पता चलता है. तो आई आस्क्ड आफ्टर वेडिंग कि स्वीटहार्ट, सुंदर यू आर, ओके, विजिबल है. सुशील यू आर, सोबर यू आर, विल बी विजिबल इन 5-6 डेज. एंड देन हाउ मच पढ़ी लिखी यू आर, कितनी पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड कितनी हो. तो वहां से जवाब आया नहीं. शी वॉज साइलेंट. आई रिपीटेड माई क्वेश्चन, स्वीटहार्ट हाउ मच पढ़ी लिखी यू आर, कितनी पढ़ी लिखी हो. तो उन्होंने बोला कि आई गॉट फर्स्ट क्लास व्हेन आई वाज इन क्लास फर्स्ट.
जब मैं पहली क्लास में थी मेरी फर्स्ट क्लास आई गॉट फर्स्ट क्लास इन क्लास फर्स्ट। मैंने कहा ये तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा आंसर दे दिया, आई गॉट फर्स्ट क्लास इन क्लास फर्स्ट। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो शी सेड व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट आई गॉट फर्स्ट क्लास मोर देन 60% मार्क्स। मैं कहा दैट्स गुड, बट देन व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड सेकंड, स्टैंडर्ड थर्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका क्या? शी सेड आई नेवर वेंट फॉर स्टैंडर्ड सेकंड, स्टैंडर्ड थर्ड, क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th 12th कुछ नहीं किया, ओनली क्लास फर्स्ट। अब आप ये देखो कि इट वाज अ शॉकर, इट कैन बी शॉकर फॉर एनीबडी। इस झूठी कहानी में ये मेरे लिए भी शॉकर था, तो मैं भी झटका खा गया। मैंने कहा यू आर ओनली फर्स्ट क्लास पास, सिर्फ पहली क्लास से पढ़ाई करिए? हाँ। तो मैंने कहा पंडित जी ने तो बोला था कि यू आर पढ़ी लिखी। तो शी सेड यस आई एम पढ़ी लिखी। भाई जो फर्स्ट क्लास गया है वो अपना नाम लिख सकता है, साइन कर सकता है, 1 से लेके 100 तक गिनती लिख सकता है। दैट पर्सन कैन राइट काउंटिंग 1 to 100, कैन साइन, कैन राइट हिज और हर नेम। तो टेक्निकली तो दैट पर्सन इज लिटरेट ना भाई, टेक्निकली वो आदमी लिटरेट है। मगर दिस काइंड ऑफ लिटरेसी इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द समरी। जब मैं समरी सुन रहा था तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। आई थॉट समथिंग एल्स, बट यू सी व्हाट हैपेंड हियर इज दैट I got confused. I got confused because what I understood from summary and what I get to know through detail was somehow not actually contradictory, but still it was confusing. जो समरी में पंडित जी ने बोल दिया पढ़ी लिखी थी लड़की, वो गलत भी तो नहीं है, पढ़ी लिखी तो है भाई, अपना साइन कर सकती है, नाम लिख सकती है, गिनती लिख देती है 1 से लेकर 100, तो पढ़ी लिखी है। मगर this was not one would expect. What I'm trying to say is that because I ignored the detail and I relied upon the summary, this confusion occurred. क्योंकि मैंने डिटेल छोड़कर समरी के बेसिस पे डिसीजन लिया, कंफ्यूजन हो गई, और उसका नतीजा ये है दैट अ डिसीजन इज अ बैड डिसीजन। ये कहानी झूठी थी, मैं बता दूं आपको। मगर पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, व्हेन यू हैव ऑप्शंस ऑफ नोइंग द डिटेल ऑफ समथिंग एंड नोइंग द समरी ऑफ समथिंग, ऑलवेज गो फॉर डिटेल। जब किसी चीज का डिटेल जानने का मौका लगे और उसी चीज की समरी अवेलेबल हो, तो टाइम बचाने के चक्कर में समरी फॉलो मत करो, फॉलो करो डिटेल। यही बात कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होती है। नाउ इफ आई राइट हियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, संविधान जो है एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, और इसी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट की जो समरी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लंबा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, मगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी समरी आधे पेज में समराइज हो जाती है। मैंने आपको मेल भी इसलिए कराया था टू गेट अ फील ऑफ द प्रीएम्बल। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का आधे पेज में समराइज हो जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू कॉल एज अ डॉक्यूमेंट विच इज रेफर्ड एज प्रीएम्बल। ये है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज अ समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, आधे पेज में उसकी समरी अवेलेबल है, उसका नाम है प्रीएम्बल। अब आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, यू आर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आई आस्क यू क्वेश्चन, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भैया एक तरफ है पूरी की पूरी किताब कॉन्स्टिट्यूशन, उसी किताब की समरी है प्रीएम्बल, तो विच शुड बी गिवन अ सुपीरियर स्टेटस? किसको हायर स्टेटस मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को या प्रीएम्बल को? विच शुड बी गिवन अ हायर स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल? इफ यू हैव टू गिव, आंसर इज ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात, कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट आंसर। भाई हायर स्टेचर, हायर स्टेटस मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर टू प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन यहां, प्रीएम्बल यहां। रीजन नंबर वन ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन है डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन है डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, और प्रीएम्बल है समरी। अभी मैंने आपको बताया कि डिटेल इग्नोर करके समरी के बेसिस पे डिसीजन जो लेता है वो गलती कर सकता है, जैसे मैंने करी इस कहानी में। व्हेन यू इग्नोर द डिटेल एंड यू गो फॉर समरी, यू कैन टेक अ रॉन्ग डिसीजन। जब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो 3 वर्ड के बेसिस पर डिसीजन क्यों ले रहे हो? कंफ्यूजन हो सकता है, गलती हो सकती है, मुझसे हुई। सो डिटेल इज बेटर अ गाइड। अब देखो ना, आप कहीं से किसी कोई रास्ता पूछता है आपसे, तो पूरा डिटेल समझाता है, आप बोलो भी मुझे वहां जाना है। देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, वन हु गिव यू डिटेल, अदर हु गिव यू समरी। 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। आप पूछो भैया मुझे वहां तक जाना है, मुझे कोई जगह का नाम राजेंद्र नगर जाना है, तो रास्ता पूछ लो तो पूरा समझाएगा। गो 5 किलोमीटर स्ट्रेट, देन 1 किलोमीटर, आफ्टर 1 किलोमीटर टेक लेफ्ट, then after 50 meters take a right, then leave the second lane,
थर्ड राइट, पूरा डिटेल समझाएगा आपको। और एक ऐसे लोग होंगे, उनसे पूछे भाई राजेंद्र नगर जाना है, तो बोलेगा सीधा चले जाओ, आगे से लेफ्ट ले लेना। तो मुझे लगता है जो पहला वाला आदमी था वो अच्छा गाइड कर रहा है, एक एक बात समझा रहा है, इतने किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेना है, 2 लेन छोड़ के तीसरे लेन में राइट लेना है। तो डिटेल हमेशा आपको मंजिल तक ठीक पहुंचाता है। समरी कंफ्यूजन हो सकती है, समरी के बेसिस पे डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। यार मैं हर बार ये बात रिपीट करता हूं और बहुत ही सीरियस है ये बात कि क्लास में मेरा हर सवाल जो आपसे पूछ रहा हूं ये कॉन्सेप्ट की एक परत खोल देगा। सेकंड क्वेश्चन, preamble inspired the constitution inspired the preamble, or both the statements are correct? Preamble inspired the constitution inspired the preamble, or both the statements are correct? दोनों में से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? अर्धेंदु, कृति अगेन, एंड राजीव, नेहा, ओके, नीता, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड प्रियम्बल, सर संविधान के हिसाब से प्रियम्बल बना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मूवी एंड प्रियम्बल इज द ट्रेलर। कॉन्स्टिट्यूशन है मूवी, प्रियम्बल है ट्रेलर। ट्रेलर इज मेड अकॉर्डिंग टू मूवी, ट्रेलर इज मेड अकॉर्डिंग टू मूवी। मूवी ट्रेलर के हिसाब से नहीं बनती, ट्रेलर मूवी के हिसाब से बनाया जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? सो सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आउटकम इज प्रियम्बल। प्रियम्बल संविधान से निकला है, संविधान प्रियम्बल के ऊपर बेस्ड नहीं है। हाँ ये जरूर है कि प्रियम्बल की समरी मिल जाती है आपको, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की समरी आपको मिल जाती है प्रियम्बल के अंदर। सो आई गिव यू 2 रीजंस व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज अ हायर स्टेचर। संविधान का स्टेचर हाई है, मैंने 2 रीजन दी। रीजन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर एंड प्रियम्बल इज बेबी। मदर बेबी, मदर का स्टेटस हायर होता है क्योंकि मदर सोर्स है, ठीक है ना? तो ये मदर है, ये बेबी है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस है हायर। दूसरी बात, ये डिटेल है, ये सिनॉप्टिक है, सिनॉप्सिस उतनी क्लैरिटी नहीं देते, ठीक है, डिटेल ज्यादा क्लैरिफाई करते चीजों को। व्हाट इज द थर्ड रीजन? कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी पुट एट अ हायर पेडेस्टल कंपेयर टू प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के मुकाबले में कॉन्स्टिट्यूशन को हायर स्टेचर पे रखते हैं। तीसरा रीजन क्या है? बहुत ही बढ़िया, कृति श्रीवास्तव, एक्सीलेंट, शानदार, बहुत ही बढ़िया। राजीव, वेरी गुड, बिकॉज पीपल रोट इट। सर मेन चीज ये भी है, आप ये समझिए इस बात को, कि अब आर्मी है, ठीक है, आप आर्मी मेंटेन करके चल रहे हो, तो यू हैव टू गिव देम द गन विच एक्चुअली फायर्स। आप आर्मी मेंटेन करके चल रहे हो तो उनको बंदूक वो दो जो गोली चलाए, नकली बंदूक देने का क्या फायदा है ना? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज डूइंग द रियल पर्पस, प्रियम्बल इज नॉट अचीविंग द रियल पर्पस। कॉन्स्टिट्यूशन है एक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन है एनफोर्सेबल, कॉन्स्टिट्यूशन इज एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगली बाइंडिंग अपॉन गवर्नमेंट और पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगली बाइंडिंग अपॉन गवर्नमेंट और पीपल। व्हाट इज द आंसर? बोथ, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन सब पर बाइंडिंग है सर, सरकार पर भी और हम पर भी। प्रियम्बल इज नॉट बाइंडिंग, इनफैक्ट प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल। प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल का मतलब है इग्नोरिंग प्रियम्बल, इग्नोरिंग प्रियम्बल, नॉट फॉलोइंग द प्रियम्बल इज नो क्राइम। प्रियम्बल फॉलो ना करना क्राइम नहीं है, मगर संविधान फॉलो ना करना क्राइम है। नॉट फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्राइम, नॉट फॉलोइंग प्रियम्बल इज नॉट अ क्राइम। ओके, सो ये नॉट एनफोर्सेबल है और ये एनफोर्सेबल है। ये वो बंदूक है जो चलती है, ये वो बंदूक है जो चलती नहीं है, बंदूक जैसी लगती है कि नहीं है? दिस इज, दैट्स व्हाई इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग। भाई लॉ के कंटेक्स्ट में ये लॉ है ही नहीं। ये हाथी के वो दांत हैं जो दिखाने में काम आते हैं, खाने में काम नहीं आते। टस्क्स, दे आर ओनली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस, नॉट फॉर द रियल पर्पस। जो एक्चुअल हाथी के दांत हैं जो खाने में काम आते हैं वो ये हैं, दे आर ऑफ यूज, दे आर नॉट ऑफ एक्चुअल मच लीगल यूज ऑन देयर ओन। अपने आप में इसकी लीगल यूज नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए प्रियम्बल को ऑर्नामेंटल पार्ट भी कहा गया है। इट इज ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इट्स मोर ऑफ अ डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल संविधान का झुमका है, झुमका, झुमका समझते हो? झुमका समझते हो ना, इयरिंग। अब इयरिंग पहनो तो और अच्छा लगेगा, नहीं पहनो तो ये थोड़ी ना कि विमेन सुंदर नहीं लग सकती, बिना इयरिंग की भी लग सकती। तो ये डेकोरेशन का पीस कह सकते हैं। कई लोगों ने बोला है, मगर जरूरी नहीं है, यू हैव टू एग्री विद दिस।
Many people say that, see, preamble is something like you are putting a tika on somebody's forehead. टीका लगाने से क्या थोड़ा सा चेहरा और अच्छा दिखता है, मगर ऐसा नहीं कि टीका लगाए बिना इंसान जिंदा नहीं है. तो यही बात प्रियम्बल के साथ भी है. जस्ट एडिंग preamble adds value to the constitution. Adding preamble adds value to the constitution, but it doesn't mean that without preamble you cannot have constitution. preamble ऐड करने से संविधान की वैल्यू बढ़ जाती है. इसका मतलब ये थोड़ी ना कि preamble नहीं है तो संविधान नहीं है. जैसे वो कार के पीछे वो ड्रामेबाजी नहीं करते, मतलब वो लाइटें लगा देते हैं, नीचे लिख देते हैं कि भाई छोरा डैश का किसी भी बिरादरी का नाम लिख देते हैं. वो लिख दो तो ठीक है, कार में चमक सी आ जाती है, पर ये थोड़ा ना इसके बिना कार चलती नहीं है. हाँ, मगर रजिस्ट्रेशन पेपर होने जरूरी है. पता चला कि वो नहीं है और पीछे अपनी कास्ट लिखा रखी है, वो गलत है सर. डेकोरेशन तो ठीक है, कर लो, अच्छी बात है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है. सो इट्स लाइक कंसीडर फॉर सम पीपल इट्स लाइक अ डेकोरेटिव पीस. It's just adding value, but that's not the core of the constitution. It's not that without preamble, constitution will not work. I hope you got the point clear. Preamble को काफी लोगों ने प्रीफेस की तरह भी देखा. प्रीफेस मतलब जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक का एक अंदर क्या है, क्या क्या कंटेंट है, कैसे लिखी गई है, फिलॉसफी क्या है किताब की, लिखने वाले ने क्या क्या सोर्स रेफर करे, वो एक ब्रॉड आइडिया प्रीफेस में दे देता है, बिगिनिंग में दे देता है. तो ये प्रीफेस भी है. बट आपको अगर मैं सही दूं तो प्रियम्बल इज अ समरी of the whole Indian Constitution. इस तरीके से याद रखना है इसको. I ask you one more question, जवाब दीजिए. Written Constitution, I ask you a question, answer me. Written Constitution may or may not have a preamble, but unwritten Constitution will not have a preamble. Written Constitution may or may not have a preamble, but unwritten Constitution will not have a preamble. True or false? True or false? Okay. Some are saying false, some are saying true. Combination. मैंने पूछा आपसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हो भी सकता है, ना भी हो, मगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मेरी. द स्टेटमेंट इज ट्रू. रोहित चंदन, बिल्कुल सही है सर. सही कैसे? देखिए, दिस इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 4, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एक किताब है ही नहीं. It's not a single book, and you keep on making laws, and this addition of the laws become their constitution. Unwritten constitution यही तो होता है. पार्लियामेंट जो लॉ बनाता चलता है वही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है. कोई एक किताब नहीं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोले. तो भैया जो किताब ही नहीं है उसमें प्रीफेस क्या लगाओगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल्ड ही नहीं है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग. वो बनता रहता है, कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो लॉ बना देगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन हो जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया जाता है. तो कभी वो कंप्लीट हुआ ही नहीं. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, परपेचुअली इट इज मेकिंग. मगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक बारी में बनाया जाता है पूरा. अब जैसे दिस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब पहला पेज इट कैन बी द प्रीफेस. द फर्स्ट पेज कैन बी द प्रीफेस, बट नॉट नेसेसरली एवरी बुक हैज अ प्रीफेस. सारी किताबों में प्रीफेस हो जरूरी नहीं है. सारी किताबों में, कुछ किताबों में किताब के पीछे उस किताब की समरी मिलती है, कुछ किताबों में नहीं होती. सो सम कॉन्स्टिट्यूशन which come in the form of a book may have the summary with it, may not have the summary. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें प्रीएम्बल था ही नहीं. इट डिडंट हैव अ प्रीएम्बल. सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन may have a preamble, may not have a preamble. And unwritten constitution, because it is not complete itself, is not have a preamble. भाई जो किताब कंप्लीट ही नहीं हुई उसकी समरी क्या लिखोगे? अभी तो ये बना ही नहीं ना, इसकी समरी क्या लिखोगे? तो इट विल नॉट हैव अ प्रीएम्बल. आई होप द पॉइंट इज क्वाइट क्लियर. इस पे 4 लाइनें लिखनी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल एंड मेनी पीपल टेक प्रीएम्बल फॉर ग्रांटेड. हाँ, वो तो एनफोर्सेबल भी नहीं है, ये है वो है, मगर एग्जाम में सवाल आते हैं. बहुत कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीएम्बल पे. एक लाइन लिखिए, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज कीप रीडिंग एवरी लाइन. एग्जाम में जो भी हो फाइनली मुझे नहीं पता, बट वंस यू टेक पॉलिटी, जब आप पॉलिटी के क्वेश्चन लो आपको लगना चाहिए कि यू आर इन कंट्रोल. तो उसके लिए रिवीजन होना बहुत जरूरी है. देखिए,
हेडिंग डालिए प्रीएम्बल, वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर प्रीएम्बल, लिखिए प्रीएम्बल, इसमें लिखिए इट इज कस्टमरी, मतलब एक ट्रेडिशन तो है, इट इज कस्टमरी बट नॉट कंपल्सरी, इट इज कस्टमरी but not compulsory for every constitution to have a preamble, for every constitution to have a preamble. Written constitution may or may not have, written constitution may or may not have preamble, written constitution may or may not have a preamble, and unwritten constitutions do not have a preamble. Unwritten constitutions do not have a preamble. आगे लिखिए preamble is regarded as introduction or prelude to the constitution. Preamble is regarded as introduction or prelude मतलब the beginning, introduction or prelude to the constitution, and it carries the essence or the summary, it carries the essence or the summary of the whole constitution, essence or the summary of the whole constitution. Preamble declares the basic values. Preamble declares the basic values on which constitution is based. Preamble declares the basic values on which constitution is based and is the key to read the minds of constitution makers. Preamble is the key to read the minds of constitution makers and know the intentions that they had regarding various provisions of the constitution, Now, I'm not clear, मुझे नहीं पता कि जैसे वो गाना दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तो यही बात हमारे मन में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद and many more, we ask them, sir, why did you add this article 25 to 28? हमें क्लैरिटी नहीं है कि सर आपने आर्टिकल 25 से 28 क्यों ऐड किया. तो ने बोला बेटा आप क्लैरिटी नहीं है तो प्रीएम्बल खोलो, आंसर मिलेगा. आर्टिकल 25 to 28 क्या है? आर्टिकल 25 से 28 है राइट टू रिलीजन. नाउ आई एम नॉट क्लियर व्हाई वाज दिस एडेड. तो उन्होंने बोला बेटा, मैंने पूछा पंडित जी व्हाई डिड यू ऐड आर्टिकल 25 to 28, राइट टू रिलीजन क्यों ऐड किया? तो पंडित जी ने बोला, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला बेटा प्रीएम्बल खोलो, आंसर मिलेगा. प्रीएम्बल खोला, आंसर मिला. बिकॉज इंडिया वॉज टू बिकम सेक्युलर, इंडिया को सेक्युलर बनना था, इसलिए ये आर्टिकल ऐड करे गए थे. ठीक है, तो फिर ऐसी मन में विचार उठा कि व्हाई वाज राइट टू वोट गिवन टू एवरीबडी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट सबको क्यों दे दिया? विमेन को भी दे दिया, मैन को भी दे दिया, रिच को भी दे दिया, पुअर को भी दे दिया, तो क्यों लिखा सर आपने ये आर्टिकल? तो उन्होंने बोला, पंडित नेहरू ने, कि प्रीएम्बल खोलो आंसर मिल जाएगा. तो प्रीएम्बल खोलो, आंसर मिल गया, क्योंकि इंडिया को क्या बनाना था? डेमोक्रेसी. इंडिया को क्या बनाना था? रिपब्लिक, मतलब वेयर पीपल आर द रूलर्स. तो दीज प्रोविजंस वर एडेड टू मेक इंडिया डेमोक्रेसी. तो इन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बात क्यों लिखी गई है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो प्रीएम्बल पढ़ो, शायद आपको आंसर मिल जाए. Why different provisions are added in the constitution? If you want to know,
then read the preamble, you may get the answer. जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, ठीक है. Now I again put a question to you and try to answer it. Chapter हुआ नहीं, but I expect that you should be knowing the basics. या मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी हैं, try to answer them. हैंडराइटिंग बहुत ही बढ़िया है, तो आप पढ़ ही लोगे. वैसे मैं पढ़ के दिखाऊंगा, नहीं समझ में आ रहा तो. चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द प्रीएम्बल. स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 3. टेल मी विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट सही है? आप पढ़ लीजिए इसको, बाकी मैं रीड कर दूंगा, कोई दिक्कत है तो. ओके. शाश्वत, राजशेखर, राजीव and different answers are being given. Ardhendu Behra, very good. Statement आपने ठीक से पढ़ी होगी. I think many of you are writing that statement number 2 and 3 are correct, 2 correct, 3 correct. Which of the statement is correct or statements are correct? सर ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं. All are incorrect. All are incorrect. पहली बात तो ये, preamble has been amended thrice. preamble 3 बार अमेंड हुआ है. preamble has been amended only once. preamble में एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे 3 वर्ड ऐड हुए थे. ओनली 3 वर्ड्स वर एडेड नाउ, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. तो ये तो गलत हो गया. वर्ड इंटीग्रिटी 44th एक्ट से नहीं आया था, 42nd एक्ट से आया था. ये गलत. ये था मेन कि चेंजेस इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट टू सम एक्सटेंट चेंज द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी. ये गलत है. द स्टेटमेंट सेज, ये जो भाई समझो ना इस बात को, ये स्टेटमेंट कहती है कि प्रीएम्बल में जो चेंज आए उसने इंडियन पॉलिटी को चेंज कर दिया. सर, इंडियन पॉलिटी इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडियन पॉलिटी इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आएगा, वो पॉलिटी में चेंज लाएगा. प्रीएम्बल तो सिंपली रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल सिर्फ संविधान में जो लिखा हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करता है. It's not that preamble is changed, so that will change the constitution, and then that will change the polity. Preamble में change लाए इसलिए constitution में change आया, और constitution में change आया इसलिए polity में change आ गया. Impossible. Constitution if changed, in fact ऐसे देखो ना आप इसको, कि अगर आप constitution को change करते हो तो this will change the polity and this will lead to change in the preamble. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने से पॉलिटी में भी चेंज आएगा और प्रीएम्बल में भी चेंज आएगा. और प्रीएम्बल में जो हम चेंज लाते हैं, दिस तो सिंपली रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स नॉट द सोर्स ऑफ पावर. द सोर्स ऑफ पावर इज कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा नहीं कि प्रीएम्बल संविधान को पावर दे रहा है. इट्स नॉट दैट प्रीएम्बल इज गिविंग पावर टू कॉन्स्टिट्यूशन. सो एनी चेंज इन द प्रीएम्बल विल नॉट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल में चेंज आने से संविधान बदलेगा नहीं, और जब संविधान नहीं बदलेगा तो पॉलिटी में चेंज नहीं आएगा. ये बात समझ में आई होगी, ये उम्मीद करता हूं. कोई सवाल है, जवाब है तो आप पूछ सकते हैं खुद ही. नाउ सी, इफ यू हैव रेड द प्रीएम्बल, अगर आपने प्रीएम्बल पढ़ा है तो आप देखिए उसमें देयर इज अ लैंग्वेज. वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम भारत के वासी भारत को सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं. सो हियर वी द पीपल ऑफ इंडिया आर टॉकिंग टू द वर्ल्ड. गाना नहीं, सुनो गौर से दुनिया वालों. तो वी आर सेइंग टू द दुनिया वालों कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है. भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वो भारत को सॉवरेन बनाएगा, सोशलिस्ट बनाएगा, सेक्युलर बनाएगा. मतलब द काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हेन यू सी, वी आर टॉकिंग टू द वर्ल्ड कि संविधान में क्या है, संविधान की वैल्यूज क्या है, ये हम दुनिया को बता रहे हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डेक्लेरेशन. ये एक तरह की घोषणा है जो हम दुनिया वालों के सामने कर रहे हैं कि भाई भारत का संविधान क्या है, ये है. एंड वन मोर थिंग,
आप ये बात समझिए कि एज आई टोल्ड यू दैट रादर देन गिविंग मी डिटेल ऑफ द गर्ल, पंडित जी गेव मी 3 वर्ड्स. उनके मतलब जो वुड बी ब्राइड होती, उनका डिटेल समझाने की जगह पंडित जी ने 3 वर्ड बोल दिए, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी. मैं वो 3 वर्ड के चक्कर में गलती कर गया. ऐसा कोई गलती हुई नहीं है वैसे, ये डिस्क्लेमर ना. वो 3 वर्ड सुन के मैंने गलती कर दी. आई वॉज मिसलेड बाय द प्रियम्बल. हैड आई गॉन टू द डिटेल आई वुड हैव बीन मोर अवेयर. तो प्रियम्बल की वजह से मिसगाइड हो गया मैं. समरी था ना, समरी पूरी टोटलिटी निकाल के नहीं लाती है. जैसे आज भी अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में ये क्लियर नहीं होता कि इंडिया फेडरल है कि यूनियन है, क्या है. वो क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको. तो प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डिटेल्ड समरी, वेरी शॉर्ट समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे बात पूछूं इज प्रियम्बल अ लीगल डॉक्यूमेंट? इज प्रियम्बल अ लीगल डॉक्यूमेंट? इज प्रियम्बल अ लीगल डॉक्यूमेंट? भैया यस है, यस. प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है. तो ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ भाई. लीगल रिकॉग्निशन तो है प्रियम्बल को, लीगल डॉक्यूमेंट है. इज प्रियम्बल लीगली बाइंडिंग? नो. लीगल डॉक्यूमेंट है मतलब इन द फील्ड ऑफ लॉ, इन द फील्ड ऑफ लॉ प्रियम्बल इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट, एज अ डॉक्यूमेंट मेड बाय अ लेजिटिमेट बॉडी. प्रियम्बल एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसको बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में एक लॉ मेकिंग बॉडी थी. भले वो एनफोर्सेबल ना हो मगर लीगल इफेक्ट तो है उसका क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. अभी मैं क्लियर करूंगा. आई क्लियरिफाई दिस होल स्टेटमेंट आफ्टर सम टाइम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस इज प्रियम्बल. प्रियम्बल एक झटके में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है. एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो दैट व्हेन यू रीड द प्रियम्बल ऑफ इंडिया इट क्लैरिफाइज दैट इंडिया इज सेक्युलर. इंडिया का प्रियम्बल पढ़ो, आपको एक झटके में समझ में आता है कि इंडिया सेक्युलर है. रीड द प्रियम्बल ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, you come to know that Pakistan is an Islamic country. So this is the फायदा of having preamble. It gives you a quick idea about the nature of constitution. प्रियम्बल का एक फायदा यह है कि प्रियम्बल आपको एक झटपट बता देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या छुपा हुआ है. क्विक समरी. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव टू टेल पीपल दैट माय हॉबी इज बुक रीडिंग. कई लोग जब अपना इंटरव्यू देते हैं तो वो लिखते हैं बुक रीडिंग हमारी हॉबी है, बुक रीडिंग हॉबी है. उनको लगता है कि इंटरव्यू कॉल तो आएगा नहीं. इंटरव्यू कॉल आ जाता है. अब बुक रीडिंग लिख दिया हॉबी. अब बुक रीडिंग तो उन्होंने कभी करी नहीं. यूपीएससी के अलावा किताबें पढ़ी नहीं उन्होंने कभी. लक्ष्मीकांत पढ़ ली, बिपिन चंद्रा हिस्ट्री में पढ़ ली. अब इससे तो साबित नहीं होता ना कि बुक रीडिंग हॉबी है आपकी. तो ये लोग क्या करते हैं, किताबें खरीदते हैं जिनकी समरी अवेलेबल होती है. फटाफट 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 उसे पढ़ते हैं और झटपट बहुत सारी किताबों का आइडिया लग जाता है इन्हें. तो अगर इंटरव्यू बोर्ड पूछता है तो कुछ बता आते हैं कि हाँ भाई पता, बेसिक बेसिक तो क्लियर है इन किताबों के बारे में. फंस गए तो फंस गए, बच गए तो बच गए. सो देयर इज एन एडवांटेज ऑफ समरी, दैट समरी हेल्प्स यू क्विकली go through the detailed documents. You may not catch all the details, but still you will float through much of the details. तो प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का हर पहलू तो एक्सप्लेन नहीं करता मगर फिर भी एक झटपट आइडिया दे देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक बेसिक वैल्यूज क्या है. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, क्विक आइडिया लगता है कि भाई इट इज सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. पाकिस्तानी, आई टोल्ड यू दैट दे आर इस्लामिक. प्रियम्बल, संविधान पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, प्रियम्बल से क्लियर हो जाता है. इट्स अ फायदा ऑफ प्रियम्बल. नाउ next question, which is this, that ये है preamble, this is the government and this is the section you call people. Government है, people है. Preamble is giving power to whom? Government or people? Preamble is giving power, legal power to whom?
गवर्नमेंट और पीपल और बोथ? Preamble is giving power to whom? Government or people or both? Answer है none. Preamble ना तो सरकार को कोई पावर दे रहा है ना जनता को कोई पावर दे रहा है. आप पढ़ के देख लो कहां लिखा है कि you can do this and you can do that. These are your rights and these are those rights. अगर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर अगर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करती है, इट्स नॉट बिकॉज प्रिएम्बल अलाउज इट. यू रीड द प्रिएम्बल ना, आप प्रिएम्बल पढ़ो, कहां उसमें लिखा है कि सेंटर कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, या कहां उसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, या कहां उसमें लिखा है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? कुछ नहीं लिखा है ऐसा. सो प्रिएम्बल इज बेसिकली नॉट गिविंग लीगल पावर either to government or to people. Question number next. Is preamble giving power to them? No. Is preamble limiting the power of government or of people? क्या preamble सरकार की पावर को कम कर रहा है, जनता की पावर को कम कर रहा है, उनके राइट्स को कम कर रहा है? नो सर, preamble में कहीं ये नहीं लिखा है कि you cannot do this, you cannot do that, you can do this, you can do that. They are not talking about powers. They are simply trying to tell what are the values which India appreciates, what people of India want, and what are the values which Indians appreciate. Simple as that. Preamble ना तो सरकार को पावर देता है कुछ करने की, ना उसकी पावर को कम करता है. आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर. और ये अगर क्लियर नहीं है तो प्रियम्बल पढ़ के क्लियर हो जाएगा. 2 लाइन लिखिए. प्रियम्बल इज इन द फॉर्म ऑफ, प्रियम्बल इज इन द फॉर्म ऑफ अ डेक्लेरेशन, but it does not confer, any substantive power on the organs of the government, any substantive powers on the organs of the government, nor it can limit those powers, which element of the preamble, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये preamble है, कॉन्स्टिट्यूशन preamble, which provision in the preamble you feel is not in line with constitution. preamble में कौन सा वर्ड है जो आपको लगता है संविधान से मैच नहीं हो रहा है, या संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो आपको लगता है कि वो preamble के अगेंस्ट जा रहा है? Which article of the constitution is going against preamble, or what is in the preamble which you feel is contradicting the constitution of India? संविधान के अंदर वो क्या है जो प्रियम्बल के अगेंस्ट जा रहा है, या प्रियम्बल में जो लिखा है संविधान के अगेंस्ट जा रहा है? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि प्रियम्बल इज अ समरी, ट्रेलर ऑफ द मूवी. अब मूवी में अगर अक्षय कुमार, तो ट्रेलर में अक्षय कुमार ही तो होगा. कॉमन सेंस तो यही है, वरना वो ट्रेलर है ही नहीं पिक्चर का. सो टेक्निकली प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर इन लाइन, दे आर मैचिंग. बट भगवान ना करे आपको अगर एक चीज चूज करनी पड़ जाए, जैसे मैंने बताया ना, जैसे suppose you have to pick one, detail, summary. You have to pick one, you have to rely upon one, then you go for detail or you go for summary. अगर एक चीज पे रिलाई करना पड़े तो डिटेल पे रिलाई करोगे या समरी पे रिलाई करोगे? ऑफ कोर्स डिटेल पे रिलाई करोगे. राजीव, अर्देंदु, वेरी गुड. You will rely upon the detail. I told you na that relying upon the summary somehow sometimes can be confusing. Summary के अपने फायदे हैं, मगर अगर डिटेल अवेलेबल है तो समरी की तरफ मत देखो, फिर डिटेल की तरफ देखो, कंफ्यूजन नहीं होगा. बहुत ही बढ़िया कृति श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया. देखिए ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है. वो ये कहता है वैसे तो देयर इज नो क्लैश बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बट स्टिल इफ यू फील दैट यू हैव टू पिक वन, देन गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, because preamble is subordinate to constitution.
preamble is subordinate to constitution. Preamble, constitution. I told you the reasons in the beginning itself. कि संविधान का स्ट्रक्चर हायर क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स एंड दिस इज द आउटकम. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये वो बंदूक है जो चलती है और ये बंदूक का मॉडल है. दिस गन फायर्स एंड दिस इज ओनली अ शो पीस. कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगली बाइंडिंग, इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग. ठीक है. सो कई रीजन है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल से हायर लेवल पे रखते हैं. फिर ये भी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन शेप्स द पॉलिटी ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने अभी क्वेश्चन लिख के दिखाया था आपको. कॉन्स्टिट्यूशन शेप्स द पॉलिटी ऑफ द कंट्री. प्रीएम्बल डज नॉट शेप द पॉलिटी ऑफ द कंट्री. हाँ, इट कैन गिव यू क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिफिकेशन दे सकता है, मगर पॉलिटी प्रीएम्बल के हिसाब से नहीं चलती है. पॉलिटी मतलब जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन है, देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रीएम्बल के हिसाब से नहीं चलता, वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that preamble cannot Supreme Court held that preamble cannot sorry, preamble cannot overwrite मतलब violate. Preamble cannot overwrite any specific provision of the constitution that is preamble is subordinate to the constitution. Preamble is subordinate to the constitution. In case of a clash, अगर दोनों में contradiction हो जाए, in case of a clash between an article of the constitution and its preamble, then the former shall prevail. Then the former मतलब preamble को कह रहा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को कह रहा है. Then the former shall prevail over preamble. Some experts believe that preamble is, मतलब एक तरह का शो पीस ही तो है. प्लास्टिक के फूल खुशबू नहीं देता है, बट फूल की फील देता है. Preamble is ornamental or decorative part. Some experts believe that preamble is ornamental or decorative part of the constitution. As it is not enforceable in the court of law. It is not enforceable in the court of law. When you read the preamble, when you read the first line and the last line of the preamble, अगर आप preamble की पहली लाइन और आखिरी लाइन को मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो you get a feel, you get a message that the people of India, people of this country, created the constitution. People of India created constitution and constitution is running the country. So effectively people of India are running the country. प्रीएम्बल की पहली लाइन और आखिरी लाइन, अगर आपके पास प्रीएम्बल है जो आपको मेल किया था, आप पढ़ें उसको. प्रीएम्बल की पहली और आखिरी लाइन पढ़िए. We the people of India resolve to make India, मतलब जनता डिसाइड करेगी भारत कैसा होना चाहिए. और आखिरी लाइन में लिखा है that we enact and adopt the Constitution of India on this date. मतलब भारत का संविधान हम इस दिन तैयार करते हैं और अप्रूव करते हैं. डेट भी दी हुई है 26 नवंबर 1949. So preamble categorically clarifies that people of India have written the Constitution of India and Constitution of India is running the country. So effectively it is the people of India who are driving India. इस देश में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है जनता, क्योंकि जनता ने लिखा है संविधान और संविधान चला रहा है देश को. तो एक तरीके से जनता देश को चला रही है. सुनने में कितना बढ़िया लगता है. एक आदमी खड़ा हो गया इस बात को लेकर और उस आदमी का नाम था कहर सिंह.
केस का नाम है कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989। कहर सिंह कह रहा है, पंजाबी है तो वैसी अंदाज में बात करेगा। कहर सिंह कह रहा है, बाबूजी क्या बातें कर रहे हो, ये तो झूठ है सारी बातें, सीधी बात करो। प्रियम्बल सेज पीपल ऑफ इंडिया रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, झूठ। कहर सिंह कह रहा जनता को लिखना पढ़ना तो आता नहीं, वो संविधान लिखेंगे। हमने कहा कहर सिंह कूल डाउन, ये ऐसा बोला जाता है, एक्सप्रेशन है। तो उसने बोला मतलब क्या? तो हमने कहर सिंह को समझाया, कहर सिंह द पॉइंट इज दैट when we say that people of India wrote the constitution, the meaning is that people of India created a body which was called Constituent Assembly. Sorry. People of India formed this body called Constituent Assembly. And Constituent Assembly wrote the Constitution. भाई कहर सिंह कह रहा है जनता ने थोड़ी ना लिखा संविधान, जनता को अपना नाम लिखना नहीं आता, संविधान क्या लिखेगी? तो हमने कहा कहर सिंह जनता के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन। When Constituent Assembly wrote the Constitution, it is like people are writing the Constitution. जब ये 389 लोगों ने, जो बाद में पार्टीशन के बाद 299 रह गए थे, when these people wrote the Constitution, they were writing it on the behalf of people of India. So when they are writing the Constitution, it's like people are writing the Constitution. कहर सिंह कह रहे हैं तो सब बेकार की बातें हैं, this is all nonsense, it's not possible. फिर हमने कहा कहर सिंह कूल डाउन। कहर सिंह कह रहा है आई यूज मैथमेटिक्स, आई यूज रैशनैलिटी टू पुट डाउन दिस आइडिया। ये क्या बेकार की बातें हैं दैट पीपल ऑफ इंडिया रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ इंडिया रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। कहर सिंह कह रहा है 389 मेंबर्स थे, 93 तो वर नॉट इवन इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। हाउ कुड दिस बॉडी ऑफ 389 पीपल represent people of India? Point number one, 93 among them were not even elected by people of India, and the remaining people, let's consider them 296, precisely 292 थे, but मोटा मोटा 296 जिनको जनता ने चुना। Now these people were elected by people of India, agreed, but even these people were not directly elected by people of India. मतलब क्या? प्रोविंस के जो लोग थे, they elected the member of legislative assembly. प्रोविंस में जो लोग होते थे, they elected the member of legislative assembly, और उन्होंने इनको इलेक्ट किया। So in a way, people indirectly decided who will be writing the constitution. जनता ने indirectly decide किया कि संविधान कौन लिखेगा। मगर जिसको तुम जनता जनता बोल रहे हो, that time very few people, hardly 15% of Indians had the right to vote. जो टैक्स पे नहीं करा वोट नहीं कर सकता था, जो लैंडलेस था वो वोट नहीं कर सकता था, women were not allowed to vote. तो हार्डली 15% लोगों ने इनको चुना और इन्होंने इनको चुना। So in a way, these people were not representing people of India, they were representing handful of Indians. कहर सिंह की कंटेंशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सारे भारतीयों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उन कुछ चुनिंदा लोगों को रिप्रेजेंट करती थी जिनके पास राइट टू वोट था। So he is contending that Constituent Assembly was not representative of the people of India. They were representing handful of Indians. So when they write the Constitution, it's like few Indians wrote the Constitution, not all the Indians wrote the Constitution. The Constituent Assembly was not a true representative of people of India, which you claim in the preamble. ये कहर सिंह कह रहा है कि प्रियम्बल में जो तुम बार बार कहते हो ना, जनता ने संविधान लिखा, जनता ने संविधान लिखा, जनता ने नहीं लिखा, कुछ लोगों ने लिखा जिनके पास वोटिंग राइट था, क्योंकि जिनके पास वोटिंग राइट था उन्होंने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन होंगे, तो उन्होंने संविधान लिख दिया। सो ही इज चैलेंजिंग द वेरी स्टेटमेंट ऑफ द प्रियम्बल। अब आप मुझे बताइए, व्हाट कहर सिंह इज सेइंग अपील्स यू
एट लॉजिकल लेवल और नॉट? केयर सिंह जो कह रहा है वो बात आपको लॉजिकल लग रही है कि नहीं लग रही है? यस और नो? व्हाट इज सेइंग इज अपियरिंग टू बी लॉजिकल और नॉट? इफ एनीबडी कैन वांट्स टू कंटेंट, यू कैन कंटेंट आल्सो. को लग रहा है गलत बोल रहा है तो गलत भी बोल सकते हो. Do you agree with केयर सिंह's argument? आयुष जैन, अश्मिता यादव, नीता, नेहा, शांति बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी भाई यस और नो ही तो बोल रहे हैं, दिक्कत क्या है? रोहित चंदन, यस. मानना ही पड़ेगा, एक तो उसका नाम है कहर, बुरा भी मान जाएगा उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो मानना ही पड़ेगा सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. व्हाट इज सेइंग इज करेक्ट. लॉजिकली, रैशनली, मैथमेटिकली, व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट. और ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है. इसमें 2 लाइन लिखिए प्लीज, लिखिए. एक बात याद रखना कि यूपीएससी समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली, जो कहीं किताबों में या नोट्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे टिक मारना है बस. कभी कभी दे वांट यू टू थिंक वेयर द आंसर इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल बिकॉज क्वेश्चन इज क्रिएटेड. क्वेश्चन भी बनाते हैं वो खुद कभी कभी, तो आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको, लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. लिखिए, प्रीएम्बल डिक्लेयर्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रीएम्बल डिक्लेयर्स, प्लीज रीड, प्रीएम्बल डिक्लेयर्स that the source of all the powers, preamble declares that the source of all the powers of the constitution is the people themselves. Source of all the powers of the constitution is the people themselves. And constitution arises from people only. Constitution arises with people only. Thus, in the case of India, भारत में सबसे बड़ी ताकत है जनता, क्योंकि जनता ने संविधान लिखा है. Thus, in the case of India, people are ultimate sovereign. Thus, in the case of India, people are ultimate sovereign. Sovereign means authority, power. तो प्रियम्बल कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी ताकत है जनता. People are ultimate sovereign. आगे लिखिए, in Kehar Singh versus Union of India case, in Kehar Singh versus Union of India case 1989, this statement was challenged. In Kehar Singh versus Union of India case 1989, this statement was challenged that constitution, संविधान जनता ने लिखा, इसको चैलेंज कर दिया. That constitution derives, this statement was challenged that constitution derives its powers from people. Constitution derives its powers from people directly. He's saying, sir, please remove this myth from preamble. कैर सिंह कह रहा है, सर ये प्रेमबल में जो झूठ लिख रखा है ना आपने कि जनता ने संविधान लिखा है, इसे हटा दो, ये गलत है. The people never wrote the Constitution of India, directly or indirectly. Even indirectly, people did not write the Constitution of India because these people are not true representative of people of India. They were representing only handful of Indians. अब आप ये समझिए, जैसे फिल्मों में आप देखते हो कभी, have you noticed in many movies that suddenly parents come to know or the child comes to know that whatever relation we had for these many years was actually based on misconception. कई सालों बाद बच्चे को पता चलता है कि यार ये तो अपने पिताजी थे ही नहीं, इन्होंने मुझे सड़क से उठाया था. या बचपन में फैलाते नहीं है इस तरह का ज्ञान, मतलब बच्चे को चिढ़ाने के लिए, डराने के लिए बोलते हैं, तुझे तो हम सड़क से उठा लाए थे. अब बच्चे को बड़ा झटका फील होता है, यू फील डिसोन्ड. बच्चे को पता चले कई साल बाद कि यार ये तो मेरे पिताजी थे ही नहीं, ये तो मेरी माताजी थी ही नहीं, आई वॉज एन ऑर्फन और आई वॉज पिक्ड अप फ्रॉम रेलवे स्टेशन, या सड़क में घूम रहा है, कहानी बना देते हैं. या बायोलॉजिकल मेरे पेरेंट्स कुछ और थे, कोई और थे. यू फील डिसोन्ड. यही चीज यहां पर भी है.
suddenly he's trying to tell people of India that thing which you always cared and pampered because you thought that you created it was never created by you. जिसे तुम अपना बच्चा समझ के पाल रहे थे वो तुम्हारा बच्चा था ही नहीं. अब कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है, कौवे को ये पता चलेगा ये कोयल का अंडा है तो थोड़ी ना उसको पालेगा फिर वो. यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हो गई. सडनली people of India got to know, suddenly people of India got to know that this was never written by them. Chaos नहीं हो जाएगा. When you feel that this is your baby, you take good care of it, you get attached, you love it. But for some people, when they got to know that this child is not my child, then there is a kind of detachment or confusion. वैसे तो बच्चे सारे ही अपने हैं, देखा जाए तो बच्चा ही अपना हो या किसी और का हो. बट बहुत लोगों में टेंडेंसी होती है, वो ये बोलते हैं भाई अपना नहीं है तो फिर हमारा नहीं है, फिर ठीक है लेट इट बी, हमें क्या करना है. केहर सिंह इज रेजिंग दैट कंटेंशन दैट पीपल डू नॉट ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ जब तक जनता को ये लगता है ना कि संविधान हमने लिखा है, जनता संविधान को प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है, फॉलो करती है. व्हेन यू आर टोल्ड दैट यू क्रिएटेड इट, देन यू स्टार्ट लविंग कॉन्स्टिट्यूशन, यू स्टार्ट फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन. जनता को बोलते रहो तुमने संविधान लिखा है, तुमने संविधान लिखा है, तो जनता संविधान से प्यार करती है क्योंकि जनता ने संविधान लिखा है. अपने आंसर को कोई नहीं बोलेगा मेरा आंसर गलत है, बोलेगा अब सही लिखा है. अपनी बनाई चाय को कोई नहीं बोलेगा चाय अच्छी नहीं है. अपने बनाए खाने को कोई नहीं बोलेगा खाना अच्छा नहीं है, बोलेगा अच्छा है क्योंकि खुद ने बनाया. अब जनता को यह बता दिया कि भाई संविधान तुमने बनाया, तो जनता संविधान से प्यार करती है. जिस दिन जनता को बोल दोगे ना संविधान तुमने नहीं बनाया, तो जनता डिटैच हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन से. और यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जानता है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड्स के केहर सिंह, mathematically you may be right, rationally you may be right that people did not write the constitution, but when we say that people wrote the constitution, this expression is a fiction of law. ये कानून में एक झूठ है, मगर ये वो झूठ है जिसमें आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा क्योंकि इस भरोसे रखने से आपको फायदा होता है, देश को फायदा होता है. इट्स अ फिक्शन. टेक्निकली इट्स अ फिक्शन दैट पीपल रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू हैव टू हैव फेथ इन द फिक्शन. हमें भगवान ने बनाया है, भगवान सब देख रहा है. अब ये गोली हम देते नहीं सबको, गॉड इज वॉचिंग, गॉड इज वॉचिंग. जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा सीरियसली लेते हैं, गॉड इज वॉचिंग, डोंट चीट, गॉड इज वॉचिंग, डोंट ईट समबडीज लंच. अब बच्चे को सच्ची में लगता है कि भगवान देख रहा है, मैं किसी का खाना ना खाऊं. तो ये फिक्शन, देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स व्हिच मे नॉट बी टेक्निकली करेक्ट बट स्टिल दे सर्व अ पर्पस. व्हेन यू बिलीव इन सर्टेन फिक्शनल स्टेटमेंट्स, they still serve a larger purpose. So even when technically they are fictional, you should follow them. They serve a purpose. तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. अब आपको ये स्टेटमेंट दे देते हैं पेरेंट्स आर गॉड, पेरेंट्स आर गॉड. पेरेंट्स एक्चुअली में गॉड थोड़ी ना भाई, वो भी तो हमारी तरह मॉर्टल ही हैं. गॉड होते तो इमॉर्टल होते. यूपीएससी का पेपर ऐसे हाथ में लाके दे देते आपके, गॉड तो है नहीं ना वो. बट स्टेटमेंट दैट पेरेंट्स आर गॉड इज अ फिक्शन. But let me tell you, this fiction serves a purpose. Parents God है, इसमें ये fiction हो सकता है, मगर ये fiction एक purpose serve करता है. और वो purpose बहुत बड़ा purpose है, क्योंकि जब आप कहते हो ना parents are God, you respect them and you follow them. You follow the advice, which 90% times is correct, if not 100% times. तो कुछ झूठ ऐसे होते हैं, the certain lies are such that if you have faith on them, they serve a larger purpose. So continue to have faith on them. Don't challenge everything mathematically. हर चीज मैथमेटिकली ना तो चेक की जा सकती, ना ही उसको आप चैलेंज कर सकते हो. ये बात थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट पीपल रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल रोट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल फिक्शन. ये एक फिक्शन है, assumption है. इट्स एन assumption, but you have to follow the assumption. There is no way out. There is no other option. You have to follow it. Because it is serving a larger purpose. What purpose? Once you follow that, you wrote constitution, you start loving constitution, and when people love the constitution, order comes in the society. जिस देश में जनता संविधान से प्यार करती है, उस देश में शांति आती है. शांति मतलब स्टेबिलिटी आती है.
तो इस स्टेटमेंट को आपको मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खत्म कर दी बोल के। लिखिए लिखिए, अब देखो आप मुझे बात बताओ, व्हाट शुड आई से इन दिस होल सिनेरियो, पॉलिटी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, विच अथॉरिटी इज द अल्टीमेट सॉवरेन बॉडी? इस पूरे सिनेरियो में फाइनली कौन सी सॉवरेन बॉडी है? इज इट द कॉन्स्टिट्यूशन और द पीपल ऑफ इंडिया? पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब every organ of the state, legislature, executive, judiciary, police, everybody has to follow the constitution. Every organ has to follow constitution, but there is somebody even above the constitution, that is people of India. So constitution is sovereign, but ultimate sovereignty, final sovereignty is with the people. Sovereignty means authority, sovereignty means power. तो संविधान के पास पावर है, मगर संविधान से बड़ी पावर कोई है तो वह है जनता। लिखिए, in Kehar Singh versus Union of India case 1989, the statement was challenged. The statement was challenged that constitution derives its powers from people directly. Constitution derives its powers from people directly. But Supreme Court said that this statement may be a legal fiction. This statement may be a legal fiction, but still it is a conclusive assumption. This is a legal fiction, but still it is a conclusive assumption which cannot be challenged in any court of law. ब्रेक जरूर मिलेगा सर, 2 लाइनें और लिखो पहले, आगे लिखिए। सी वी आर डिस्कसिंग द एडवांटेजेस ऑफ प्रीएम्बल। आगे लिखिए, प्रीएम्बल हैज an enacting clause. Preamble has enacting clause where it declares when exactly constitution was enacted and adopted. Constitution was enacted and adopted. That is, डेट थी ना प्रियम्बल में, संविधान कब अप्रूव हुआ, डेट दी हुई है, दैट इज 26 नवंबर 1949। आगे लिखिए, प्रियम्बल कंटेन्स the aspirations preamble contains the aspirations of the people of India, and the ideals for which our country stands. Aspirations of the people of India and the ideals for which our country stands. जनता क्या चाहती है वो प्रियम्बल में दिया हुआ है, और देश किस आदर्शों के लिए खड़ा है। जस्ट एक्सक्यूज मी,
अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कोल्ड हो गया है खड़े खड़े. व्हाट यू वांट इन दिस कंट्री? देश में क्या चाहिए आप? शांति. मतलब सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, बट वही जो चीजें जिसका मतलब हमें पता नहीं है, हमें वो चाहिए और प्रियम्बल में लिखा हुआ है. क्या चाहते हो सर? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉरी, फ्रेटर्निटी. ये 4 चीजें चाहिए भाई. हमारी ज्यादा इच्छाएं नहीं, हमें सिर्फ ये 4 चीजें चाहिए. वी वांट ओनली दीस 4 थिंग्स, राइट? Sorry. But you can get all of them only when India is respecting certain values. ये है एंड, मतलब ये आपका गोल है. दिस इज वॉट यू वॉन्ट एंड दिस इज द मीन, मतलब द वे टू अचीव द एंड. हमें ये सब चाहिए जिसका मतलब हमें पता नहीं है, मगर दिस इज वॉट वी वॉन्ट एंड दिस वे वी कैन गेट दिस. अगर इंडिया इन वैल्यूज को वैल्यू करेगी तो हमें ये मिलेगा. तो ये वैल्यूज कौन सी है? वो भी प्रीएम्बल में दिया हुआ है. दिस इज ऑल्सो मेंशन इन द प्रीएम्बल. सी, ये देखिए, आई गिव एन एग्जांपल. मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं. देखिए, वैसे तो आई कैन प्रूव फॉर एवरी वैल्यू, बट देन दिस इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड. ये मैं सारी वैल्यूज के लिए प्रूव कर सकता हूं, मगर ये थोड़ा जल्दी पकड़ में आता है. दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज फॉर विच इंडिया स्टैंड्स. ये एक वैल्यू है जिसके लिए इंडिया मतलब प्रतिबद्ध है. दिस इज द आइडियल विच इंडिया वांट्स टू प्रिजर्व. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, नो? सपोज इंडिया सीजेस टू बी अ सेक्युलर कंट्री. मान लो इंडिया सेक्युलर नहीं है, इंडिया बिकम्स अ रिलीजियस कंट्री, हिंदू कंट्री हो जाता है या कोई रिलीजन को फॉलो करने लग जाता है. ठीक है. डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. नो मीनिंग शुड बी डिराइव्ड बियॉन्ड व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. हम क्या डिस्क्लेमर देना पड़ता है? ये इंडिया सेक्युलर कंट्री है. मान लो कल को इंडिया सेक्युलर ना रहे, उस केस में these things will be affected or not. If India does not remain secular, then majority and minority may not enjoy equality. अगर इंडिया रिलीजियस कंट्री बन जाता है तो फिर मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में इक्वालिटी खत्म. दैट टाइम लिबर्टी ऑफ माइनॉरिटीज मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड, माइनॉरिटीज मे नॉट गेट जस्टिस, और भाईचारा तो खत्म. सो if you really want these things to exist, then these things have to be preserved. अब ये सोशलिस्ट ही है. अगर आप सोचिए सोशलिस्ट ना रहे इंडिया, then the poor man will lose his liberty, then rich and poor will have no equality. तो उनके इक्वल होने का कोई स्कोप भी नहीं रहेगा. poor may be denied justice. अभी once I explain the meaning of these terms, you understand this better. तो सीधी बात ये है, ये तब मिलेगा जब ये है. and what we want and how to achieve both are mentioned in the preamble. हमें क्या चाहिए और वहां तक पहुंचना कैसे, दोनों बात प्रीएम्बल में मेंशन्ड है. ठीक है ना? तो इनको लिखिए प्लीज. द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, दीज टर्म्स, एंड आइडियल्स, दीज टर्म्स लिखिए इनको. Sorry.
लिख लिया? देखिए सर, नाउ आई गिव एन एग्जांपल. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आप मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी टू आइडियाज व्हिच आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. कॉन्स्टिट्यूशन में दो ऐसे आइडियाज हैं, दो ऐसे आर्टिकल हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब दे आर वायलेटिंग ईच अदर, गोइंग अगेंस्ट ईच अदर. What are the two articles, which are the two provisions which are contradicting each other, going against each other? Written on the board, okay. Reservation versus equality, okay. बहुत ही बढ़िया सर. यू सी द, मैं ये तो बोल रहा हूं आपको, जब अभी देखो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से लाइन बाय लाइन पढ़ना अलग बात है और उसका जिस्ट बना के पी जाना अलग बात है. जैसे भगवान शंकर बाद में वो जो उन्होंने विष पी लिया था तो नीले हो गए थे ना वो. तो जब तक पॉलिटी में नीला नहीं हो जाता ना तो इंसान, उसमें अभी कंट्रोल आया नहीं है. Constitution has no provisions which are contradicting each other. Contradiction is a very negative word. क्योंकि अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सस्टेनेबल नहीं है, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो हटाओ उसको. The provisions are not contradicting each other, but somehow tomorrow it is found that two provisions are contradicting each other, then remove one of them, and the same case is here. अब आप समझ के चलिए इस बात को कि when I explain fundamental rights, I'll go in detail of all these things. अभी आप बेसिक आइडिया समझिए इसको. ये फंडामेंटल राइट्स हैं. 15 कहता है कि स्टेट शेल नॉट, इट्स अ फंडामेंटल राइट एंड दिस एग्जिस्टेड सिंस बिगिनिंग. तो 15 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. कास्ट के बेसिस पे सरकार भेदभाव नहीं करेगी, ये दिया है 15 क्लॉज 1 में. एंड दैट्स वेरी गुड. बट देन लेटर ऑन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 वाज एडेड. संविधान में पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ? 51 में हुआ. तो 15 क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया. ये मैं समझाऊंगा डिटेल में बात, मगर आप ये समझिए 15 clause 4 added later on says that state means here government, the system, legislature, state can make special provisions for the backward classes. पहले तो आप लिखते हो, on one hand you write that government will not discriminate on the basis of caste. सरकार कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगी. गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनीबडी, गवर्नमेंट विल नॉट बी अगेंस्ट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. बहुत अच्छी बात है. नाउ यू से that government can favor the backward caste. अरे भाई एक बात बोलो, डिस्क्रिमिनेट करोगे या नहीं करोगे? एक ही बात बोलो ना, दोनों. I mean, if a layman reads these two lines, it appears that one is fire and other is ice. कोई प्यार करता है आपसे, कौन करता है? मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं. आपके पेरेंट्स, दे लव यू, योर पेरेंट्स लव यू अलॉट, ये एज्यूम करके चलता हूं. बट वही पेरेंट्स जो प्यार करते हैं वो पीटते भी तो है बचपन में. I'm trying to prove that sometimes two things superficially appear against each other, but in reality they are not against each other. In reality they are pursuing a common goal. मेरी लाइफ का एक और किस्सा. There was a time when I was only 4 years 5 years old. 4-5 साल की एज थी, छोटा ही था, बहुत ज्यादा मतलब आजकल तो 5 साल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं. That time we were not that smart. A balloon seller came. वो ऐसे बीड़ी पी रहा था, मुझे आज भी वो दिन याद है. He was enjoying बीड़ी. अब बीड़ी को ना क्या लोग गिरा के बुझाते नहीं है, सिगरेट को तो गिरा के वो पैर से बुझाते हैं यार, आराम से टाइम लेते हैं. बीड़ी को ऐसे फेंक देते हैं. आई वॉज फैसिनेटेड बाय द बीड़ी. ऐसे पी भी रहा था वो.
Now, I thought that my parents loved me, particularly mother. Mother प्यार करती ऐसा लगता था भाई. when somebody is taking care of you, meeting all your needs, तुम्हारे कपड़े लत्ते खाना पीना पढ़ाई लिखाई सबका ख्याल रख रहा है, वो प्यार ही तो कर रहा है आपको. तो I thought my mother loved me. I thought my mother loved me because she was taking good care of us that time. But then that day when he threw away the बीड़ी, मैंने देख लिया बीड़ी फेंकी है इसने और जल भी रही है. तो मैं गया वहां पे, उठाई, और खाट होती थी उस टाइम पे, कॉट, खाट बोलते हैं हिंदी में, उसके पीछे गया और बैठ के मैंने भी वही कॉपी किया जो वो कर रहा था. मैंने भी ऐसी करके देखा, यूं किया ही था, जोर से पीछे से चाटा पड़ा जोर से, एंड 1 2 3 4 कई पड़े. आई गॉट अ वेरी गुड बीटिंग. इनफैक्ट इट वॉज नॉट बीटिंग, इट वॉज वॉशिंग. इसे पिटाई नहीं कहते, इसे धुलाई कहते हैं. तो मेरी हुई धुलाई. वो दिन था और आज का दिन था, मैंने आज तक बीड़ी नहीं पी. तो आप सोच के देखो, कॉन्ट्रडिक्शन सा नहीं हो गया? मेरा माइंड कंफ्यूज. इतनी पिटाई हुई तो मैंने सोचा कि यार दे डोंट लव मी, वो प्यार नहीं करते. क्योंकि अगर वो प्यार करते तो ऐसे पीटते थोड़ी ना. ओनली व्हेन आई गॉट मैच्योर आई रियलाइज दैट एक्चुअली ओनली द फेलो इज लविंग यू विल बीट यू ऑन दीज ओकेजन्स. जो आपको एक्चुअली में प्यार करता है वो ही पीटेगा ऐसी हरकतों पे, सो दैट इन फ्यूचर you do not continue doing these things. Later on, I realized that superficially it appears against each other, the behavior. But in reality, both are trying to achieve a common goal, which was my overall welfare. दोनों behavior, माता जी का प्यार करना, माता जी की पिटाई, लग रहा है कि contradiction है, मगर actually में दोनों मेरे welfare के लिए है. ये मुझे बाद में समझ में आया. So I understood that they are not contradicting, rather they are achieving the common goal. यही बात कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी है. आर्टिकल 15 क्लॉज 1 and 15 क्लॉज 4 are apparently against each other. One is saying that government will not discriminate. सरकार भेदभाव नहीं करेगी. Because when government does not discriminate, this is what you expect in a society where you have justice. भाई जिस समाज में सरकार भेदभाव करे, in a society where state government discriminates on the basis of caste, there is no social justice. Social justice नहीं है वहां पे. So when government does not discriminate on the basis of caste, we get justice in the society, which I refer as social justice. जिस समाज में सरकार भेदभाव नहीं करती उस समाज में है न्याय, सामाजिक न्याय, that is social justice. So 15 clause 1, where government does not discriminate, achieves social justice. But you understand, sir, in a society government should not favor anybody. That's okay. But when one is weak, another is strong, government has to favor the weak so that weak comes at par with the strong. एक समाज जहां पर एक आदमी पावरफुल है और एक वीक है. Now there is a child whose weight is 50 kgs and a same age child weighing only 15 kg. 15 साल का बच्चा है, उसकी एज 15 साल है, दो बच्चे 15 years of age, 15 साल. एक का वजन है 50 किलो और एक का वजन है 15 किलो. 15 किलो 15 kg child is malnourished. I have to feed him more. That is not discrimination. भाई दो बच्चे, एक मोटा है और एक अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है, तो जो माल नरिश्ड है उसको ज्यादा खाना खिलाना ही पड़ेगा, तभी तो वो दूसरों के लेवल पे आएगा. सो व्हेन यू सपोर्ट द वीक मोर इन अ सोसाइटी व्हिच इज ऑलरेडी सो डिफरेंशिएटेड, वन ग्रुप इज वेरी स्ट्रांग, अदर इज वीक, गवर्नमेंट इफ ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली विल इंक्रीज द गैप. इन अ सोसाइटी वेयर वन इज स्ट्रांग एंड अदर इज वीक, गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रीट एवरीबडी इक्वली. रादर गवर्नमेंट हैज टू फेवर द वीक so that weak comes at par with the strong. And when this happens, this is what you achieve in the form of social justice. एक समाज जहां पर एक कमजोर है और एक स्ट्रांग है, कमजोर को फेवर करना स्ट्रांग जस्टिस है, सोशल जस्टिस है. So this is the total reality. Even when both appear against each other, the purpose of both the article is common. But how did I understand that? I am a Supreme Court judge. How did I understand that both apparently contradicting provision
आर अचीविंग अ कॉमन गोल। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि दोनों प्रोविजन एक ही गोल अचीव कर रहे हैं? कैसे मालूम पड़ा? ये वर्ड पढ़ा मैंने, क्योंकि ये वर्ड कहां दिया है? दिस वर्ड इज इन प्रीएम्बल, दिस वर्ड इज इन प्रीएम्बल, एंड दिस वर्ड क्लैरिफाइड मी द फाइनल पर्पस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। प्यार और पिटाई दोनों मेरे वेलफेयर के लिए है। ये और ये दोनों सोशल जस्टिस अचीव कर रहे हैं, बट ये मुझे तब पता चलेगा जब सोशल जस्टिस वर्ड कहीं लिखा होगा, और सोशल जस्टिस कहां दिया हुआ है? प्रीएम्बल में। सो समटाइम्स बाय रेफरिंग प्रीएम्बल, Supreme Court or High Court themselves understand the detail of the Constitution. They interpret the Constitution. ये दोनों article, both these fundamental rights are not contradicting each other. Rather, they are achieving the same goal. This interpretation could be given by Supreme Court of India while they refer preamble, because this is the aim of both the articles, and this aim is mentioned in the preamble. ये दोनों प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये दोनों प्रोविजन एक ही गोल अचीव कर रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली तो सही, मगर ये बोलने के लिए ये वर्ड भी तो कहीं होना चाहिए, और ये वर्ड कहां दिया है? प्रीएम्बल में। तो कभी कभी प्रीएम्बल को रेफर करके सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आई कंफ्यूजन को दूर करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन बाय द कोर्ट, समटाइम्स बाय रेफरिंग टू द प्रीएम्बल। संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर करने के लिए प्रीएम्बल को रेफर किया जा सकता है, जैसे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया। हाँ भाई, सोशल जस्टिस अचीव हो रहा है, मगर सोशल जस्टिस होता क्या है? ये तो प्रीएम्बल में दिया हुआ है ना। प्रीएम्बल ही नहीं होता तो ये वर्ड ही नहीं होता, ये वर्ड नहीं होता तो इसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां एक सवाल बनता है, answer this question. Can preamble be used for legal interpretation of the Constitution? बिल्कुल, yes, yes, yes. This was nothing but legal interpretation only, na? Sorry. भैया लीगल इंटरप्रिटेशन ही तो हुआ है यहाँ पे। Preamble can be used for legal interpretation of the Constitution. Sorry. Does preamble have any legal effect? लाइन से सबने नो लिखा है, एवरीबडी राइटिंग नो। अरे आप सी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया, यू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। द क्वेश्चन वाज दैट सर, the contention was that sir, remove article 15 clause 4, 15 clause 4 को हटा दो because this is violating 15 clause 1. But Supreme Court said no, 15 clause 4 and 15 clause 1 are not contradicting each other because they are trying to achieve the common goal. And what is the common goal? Mentioned in the preamble. So because of preamble, Supreme Court of India could find a harmony between these two contradicting articles. ये दोनों आर्टिकल जो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे थे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कोर्ट ने ये बताया और इसके एंट्री को लेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया। अब दिस बिकेम लीगल। एंट्री ऑफ 15 clause 4 became legal because Supreme Court accepted it. Is it not a legal effect? 15 clause 4 की एंट्री को लेजिटिमाइज हो गया, कर दिया प्रीएम्बल को रेफर करके। ये लीगल इफेक्ट नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? लीगल इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। प्रीएम्बल हेल्प्स इन लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आपने इंटरप्रिटेशन कर दिया उसका, तो लीगल इफेक्ट ही तो है। इग्नोरिंग प्रीएम्बल, देयर इज नो लीगल पनिशमेंट। प्रीएम्बल को इग्नोर करने के लिए पनिशमेंट नहीं है,
क्योंकि प्रियम्बल लॉ नहीं है अपने आप में. प्रियम्बल इज नॉट अ लॉ. ब्रेकिंग लॉ ब्रिंग्स पनिशमेंट. प्रियम्बल लॉ तो है ही नहीं, तो एनफोर्सेबल तो है ही नहीं, पनिशमेंट तो मिलेगी नहीं, मगर इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, और इंटरप्रिटेशन से लीगल आउटकम तो निकल के आता है, लीगल इंप्लीकेशन तो होती है, तो लीगल इफेक्ट तो है उसका. नाउ अंडरस्टैंड दिस. This is constitution, okay? And the first page is preamble. If I remove preamble, will this page have any legal implication? अगर मैं preamble को संविधान से निकाल दूं, तो अपने आप में इसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है. Has no value. Because it is used only when it is in the constitution. Just give me 2 minutes. प्रियम्बल का यूज तभी होता है जब वो संविधान में है. संविधान के बाहर कर दिया तो इसकी कोई लीगल वैल्यू भी नहीं है. Because by itself it's not a law. By itself it is not a law. So by itself it has no legal value. But when you add it in the constitution, this can be used to interpret the constitution. तो संविधान के अंदर है तो लीगल इफेक्ट तो हो सकता है, मगर अगर संविधान से निकाल दूं इंडिपेंडेंटली इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा. अभी जितना भी मैंने डिस्कस किया, आर यू गाइस कंफर्टेबल? इफ यस प्लीज राइट मी क्लियर. आई डिक्टेट दिस लाइन, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे. आर ऑफ यू ऑल ऑफ यू क्लियर एंड कंफर्टेबल टिल दिस whatever we discussed? What is the answer? Yes or no? What is the answer? आयुष जैन, बहुत ही बढ़िया. शाश्वत जैन, आयुष जैन, अर्धेंदु, राजशेखर, विशाखा, शाश्वत अगेन, नेहा, नीता, बहुत ही बढ़िया. आंसर है नो. देखो दोनों सवाल अलग अलग हैं. Does preamble have any legal effect? Yes, because it is used to interpret the constitution. मगर संविधान से बाहर कर दूं तो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है उसकी लीगल वैल्यू, क्योंकि अपने आप में लॉ नहीं है. लॉ होता तो फिर भी वैल्यू होती. राजीव, बहुत बढ़िया. एक लाइन लिखिए प्लीज, जस्ट 1 लाइन लिखिए. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that if there is an ambiguity, confusion, Supreme Court held that if there is an ambiguity surrounding an article of the Constitution, then that interpretation of the Constitution may be used by the courts which matches with the preamble. Thus, which matches with the preamble. Thus, preamble may help in legal interpretation. Thus, preamble may help in legal interpretation of the Constitution. Thus, preamble may help in legal interpretation of the Constitution. Now, in case you have any doubt, I give a break of 2 minutes. कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो. Else we'll continue. See, it was a because there have been a contradictory. Supreme Court overrode its own decision in this particular context. सवाल ये खड़ा हो गया कि प्रीफेस, किताबों के आगे प्रीफेस लगता है. Is preface the part of the book or not? अब ये सुप्रीम कोर्ट, देखो सही गलत कुछ नहीं होता. There is nothing right or wrong. It's the arguments which make the things right or wrong. Now, Supreme Court initially had a view that
preamble doesn't make a difference. Remove preamble, constitution will still work. भाई preamble तो is anyhow not legally binding. तो preamble हटा भी दो तो संविधान तो चलता रहेगा. Moreover, constitution is not based on preamble. Preamble is based on constitution. संविधान preamble पे based नहीं है, preamble संविधान पे based है. तो point ये हो जाता है कि remove preamble doesn't make a difference. So what can be removed and that doesn't affect the system? That is not a part of the constitution. जैसे कि गाड़ी के अंदर you cannot remove the engine. You cannot remove the engine, but you can remove all those auxiliary item. जैसे वो सजाने के लिए लाइटें लगा देते हैं and all that. You remove that, the car will still run. So Supreme Court initially thought that preamble is like an auxiliary, you can say, accessory. Accessories can be removed. It's not an essentiality. And this is like an accessory which is not even the part of the constitution. Because constitution doesn't depend upon preamble. संविधान preamble पे dependent नहीं है. तो preamble तो संविधान का part भी नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में बोला था. This was the court view in री बेरूबरी केस 1960 1960 में. कोर्ट कहता भाई हटा दो, कॉन्स्टिट्यूशन तो चलता रहेगा, सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में व्यू चेंज हो गया. केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द प्रीएम्बल. ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रीएम्बल है ना. नाउ टुमारो व्हेन यू चेंज इट, सपोज यू ब्रिंग अ मेजर चेंज हियर, कोई बड़ा चेंज लाते हो, you bring a major change here, then that change has to reflect in the preamble also. Now you remove article 25 to 28. Let's say you remove article 25 to 28, then you have to remove the word secular also, and for that you need to amend the preamble under article 368. संविधान में कोई चेंज लाओगे तो वो चेंज प्रीएम्बल में भी रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा ना भाई. प्रीएम्बल तो इज अ समरी. जब कहानी चेंज हो गई है, दिस इज मूवी, दिस इज ट्रेलर. मूवी में अक्षय कुमार था तो ट्रेलर में भी अक्षय कुमार था. बीच में अक्षय कुमार बन गया एमपी तो मूवी छोड़ के चला गया. अब अक्षय कुमार की जगह आ गया आमिर खान, तो ट्रेलर में भी तो आमिर खान को लाना पड़ेगा. सो व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, प्रीएम्बल मस्ट चेंज टू मेक पेस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. बट प्रीएम्बल को चेंज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट वी कैन अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द प्रीएम्बल ओनली व्हेन फर्स्ट यू बिलीव दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल को बदलने के लिए 368 का यूज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यूज करना पड़ेगा. मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो तब लगाओगे जब पहले मानोगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. किसी को डिवोर्स तो तब दोगे जब पहले मानोगे कि वो तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ है, वरना डिवोर्स कैसे दोगे? यहां पर भी यही है कि इसको अमेंड कैसे करोगे जब तक ये मानते ही नहीं हो कि ये इसका पार्ट है. दिस वॉज द व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केशवानंद भारती केस. लिखिए, the traditional view was that preamble was not a part. Traditional view was that preamble was not a part of constitution, because even if preamble was dropped, from the constitution, it would not affect the working of the constitution. It would not affect the working of the constitution. Further, preamble did not confer any powers on the government, nor did it limit those powers. ना तो सरकार को पावर दे रहा है ना कम कर रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो मेन काम ही पावर देना और कम करना है, तो ये वो काम कर ही नहीं रहा जो कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सपेक्टेड है. Nor did it limit those powers. Thus,
preamble had thus preamble had a very limited role. Thus preamble had a very limited role to play in the constitution. Limited role to play in the constitution. Therefore Supreme Court in Re Berubari case, Supreme Court in Re Berubari case 1960 held that preamble was not a part 1960 held that preamble was not a part of the constitution. Preamble was not the part of constitution. But the modern view is preamble is a part of constitution. Preamble is a part of constitution. अच्छा, अगर वो आपसे बात पूछ लो कि preamble is an essential part of constitution, yes or no? Preamble is an essential part of constitution, yes or no? Essential नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि preamble नहीं होगा तो preamble is never an essential part of any written constitution. हाँ, इंटीग्रल हो सकता है, असेंशियल नहीं है. ऐसा नहीं कि प्रिएम्बल नहीं होगा तो संविधान रुक जाएगा. किसी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का असेंशियल पार्ट नहीं. असेंशियल मतलब विदाउट विच इट कैनॉट फंक्शन. पार्ट है. अब ये अपेंडिक्स है, बॉडी का पार्ट है, असेंशियल पार्ट थोड़ी ना. बट द मॉडर्न व्यू इज प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रिएम्बल इज एन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन because only if preamble is a part of constitution, it can be amended suitably. Because only if preamble is a part of constitution, it can be amended suitably to keep it updated with the modern day constitutional philosophy. The Supreme Court in Keshwanand Bharati case, held that preamble was a part of constitution. अगर मान लो एग्जामिनर कैसे क्या पूछ ले पता नहीं ना, बट ओरिएंटेशन मोस्टली वैसी ही होती है फंसाने की बच्चे को. बट ये भी मैं समझ लेना कि हर जगह दिमाग इतना चलाना है जासूस की तरह कि सही आंसर को भी गलत करके आओ. वो पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड ऑन विच डेट, फिर दिमाग लगाओ यार इतना आसान तो नहीं हो सकता सवाल, कोई पेच है. कभी कभी आसान सवाल भी देता है. सवाल नंबर नेक्स्ट, वो आपसे पूछता है कि प्रिएम्बल is an integral part of constitution. In India, preamble is an integral part of constitution. Yes or no? Yes, integral तो है, मतलब है पार्ट. असेंशियल है कह नहीं सकते. असेंशियल ऐसा नहीं है, मगर इंटीग्रल है. इंडियन प्रिएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, मगर उसे असेंशियल पार्ट बोलना गलत हो सकता है. असेंशियल मींस विदाउट इट कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट एग्जिस्ट. ऐसा तो है नहीं ना. मैंने बोला अभी आपको अपेंडिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बट इट्स नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अच्छा, एक सिंपल सवाल है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि आपने प्रिएम्बल पढ़ा है. एक जनरल आंसर,
क्वेश्चन जनरल इनफैक्ट. What kind of justice preamble talks about? Social, economic, political. Social, economic, political. किस तरह के जस्टिस का जिक्र है प्रियम्बल में? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. ऑल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. What kind of equality talks about? Social, economic, or political? What kind of equality it talks about? Social, economic, or political? Social, political. Okay. किस तरह की इक्वालिटी का जिक्र है प्रियम्बल में? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. What kind of equality preamble talks about? Social, economic और पॉलिटिकल. आपने प्रियम्बल अगर पढ़ा है तो उसमें देखना इक्वालिटी के आगे वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वर्ड यूज ही नहीं कर रहा है. वो बोल रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. डू नॉट गेट अगेन इन द ट्रैप. प्रियम्बल इज नॉट कैटेगोरिकली टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है. या फंसोगे ना. सॉरी. कोई और क्वेश्चन, कोई और डाउट? आई होप इट्स ऑल स्मूथ टिल दिस पॉइंट. बाकी आप इन्हें जितना बार रिवाइज करोगे, देखो जस्ट नोइंग द कॉन्सेप्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द बेस्ट. एंड डू नॉट रैंडमली पिक अप एनी टेस्ट सीरीज एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन. अब जो आपके पास टाइम है, आप इधर उधर की टेस्ट सीरीज मत करो. सिंपल जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं, पॉलिटिकली क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत है. कोई एक पहले कोई कर ली. नाउ डोंट बाय द न्यू टेस्ट सीरीज, डू नॉट बाय, रिवाइज मोर नाउ एंड डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दैट इज द नीड ऑफ द टाइम. अब यहाँ पे क्या है ना कि जो टेस्ट सीरीज बन रही है वो इतना मुश्किल बना देते हैं कभी कभी कि कॉन्फिडेंस हिला देंगे आपका. या कभी इंफॉर्मेशन ऐसी दे रही जो ट्रिवियल है, जो एग्जामिनर कभी नहीं पूछता और पूछेगा भी नहीं. दिल्ली की हवा तो लंग्स तक जाती है, मेरे डीएनए में जा चुकी है. आइडियल्स इन द प्रीएम्बल. In mains, they have asked this question. In pre, they are asking such questions now repeatedly in different forms. Directly, indirectly पूछता है. अब इंडिया रिपब्लिक है. How would you identify that any country is republic? कोई देश रिपब्लिक है, ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे? What are the basic parameters? याद रखना कि दो चीजें अगर नहीं है तो वो रिपब्लिक है. If two characteristics are not there, the country is republic. Which characteristic? अर्देंदु बेहरा. देखो राइट टू, हाँ बिल्कुल सही है, राइट टू वोट भी हो सकता है. अगर किसी देश में आपको पता चलता है, बीच में बात थी कि एक प्रपोजल पास करते हैं कि पुतिन विल बी द लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर. तो पुतिन ने बोला भी ऐसा मत करो, डू नॉट मेक मी लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर. इलेक्शन फील कराओ कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, अभी हुए ना हाल ही में, तो फीलिंग आनी चाहिए कि इलेक्शन तो होते हैं भाई रशिया में, और पीपल वांट पुतिन टू बी देयर. ओके ठीक है, इलेक्शन हो रहे हैं. अगर ये बार बार इलेक्शन कराने की जगह पुतिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दे कि व्लादिमीर पुतिन विल बी द लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर और सॉरी रशिया, दैट डे रशिया विल लूज द टैग ऑफ रिपब्लिक. अभी देखा जाए तो रशिया रिपब्लिक है, मगर अगर कल को ये बोलते भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो और अब इलेक्शन नहीं होंगे प्रेसिडेंट के, मैं जिंदगी भर के लिए प्रेसिडेंट हूं, उसी दिन रिपब्लिक का टैग खत्म. कोई भी देश अगर वहां पर ये दो चीजें हैं, इफ एनी कंट्री हैज गॉट मोनार्की, मोनार्की मतलब आफ्टर द किंग द नेक्स्ट इन लाइन विल बी द नेक्स्ट किंग. लीनियज सिस्टम है, हेरिडिटरी सिस्टम है, राजा के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा. अगर ये है तो रिपब्लिक नहीं है. अगर लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है किम जोंग उन,
वो भी ड्रामा करता है प्रेसिडेंट होने का, मतलब इलेक्शन करवाने का, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है वो वहां का, एंड आफ्टर हिम somebody from his family will be the president and people will have no right to choose him or her. अभी कह रहे हैं उनके बाद शायद उनकी सिस्टर बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, बट पीपल विल नॉट डिसाइड हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया, ही हिमसेल्फ विल डिसाइड हु विल सक्सीड हिम. तो अगर किसी भी कंट्री में दो चीजें हैं, वहां पर राजशाही मोनार्की है या फिर लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है, देन द कंट्री इज नॉट रिपब्लिक. बट व्हेन रिपब्लिक का बेसिक मतलब क्या, रिपब्लिक इन हिंदी मींस गणतंत्र. गणतंत्र मींस that country acknowledges, Ganatantra means, republic means that country acknowledges that here the highest power is not king, queen, president, prime minister. The highest power is people. Wherever people are considered the supreme power, that system is called republic. Wherever somebody else, let's say monarch, president, prime minister, is declared the powerful above people, and people have no role in choosing him or removing him, that country is not republic. जिस भी देश में जनता से बड़ी कोई और पावर होती है, वो देश रिपब्लिक नहीं होता. जैसे नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन. लिबिया, ये भी ठीक है, लिबिया एक जमाने में गद्दाफी के अंडर में था, तो पीपल डिड नॉट चूज हिम. यूके इज नॉट रिपब्लिक बिकॉज यूके इज अ मोनार्की. Even Netherlands cannot be called republic, monarchy. Nepal was not a monarchy. Sorry, Nepal was not republic. अभी तो रिपब्लिक है, पहले रिपब्लिक नहीं था, राजशाही थी, मोनार्की थी. I hope the point is clear. Wherever people, now see UK, now there is somebody even above people. UK में कोई ऐसा है जो जनता से भी बड़ा है, वो कौन है? At least symbolically कौन है? The monarch. तो कोई अगर जनता, people and somebody above people, कोई अगर जनता से बड़ा है, that country is not republic. India is republic. Bhutan is also not republic. India is republic because the highest person in India, the first person in India is the president. But let me tell you, there is somebody above president of India. That somebody is the people of India. And the proof is, people choose the president. Not only people choose president, people can remove him also whenever they want. There's a process for that. तो जनता सबसे बड़ी ताकत है, और जहां जनता सबसे बड़ी ताकत होती है वो देश होता है रिपब्लिक. देखिए, आइडल्स इन द प्रेम्बल, रिपब्लिक. Republic is a political system where people are supreme. Where people are supreme. And there is no hereditary ruler. There is no hereditary ruler. And the head of the state is elected by people. Head of the state is elected by people for a fixed term. For a fixed term. Head of the state is elected by people for a fixed term. Any question, any doubt, any sawal you can ask. If not, we'll hold the class here only because the next idle will take me much time. 45 minutes कम से कम लग जाते हैं. सेक्युलर, सॉवरेन, ये सब. कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, उम्मीद है कि नहीं रही होगी. बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट डू नॉट टेक द क्लासेस सुपरफिशियली. क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे ना, आप देखना कोई ना कोई पॉइंट स्लिप करेगा एग्जाम से, क्लास से एग्जाम में. तो अगर आप अटेंटिव रहते हो, हर चीज को ध्यान से, जैसे मैंने कई ऐसे वर्ड यूज करे, इंटीग्रल, असेंशियल, आपने मोटा मोटा सुन लिया, अच्छा हाँ ठीक है. वहां पर अगर आ गया और आपने ध्यान से नहीं सुना, गलती होने के चांस हो जाते हैं. शुरू में मैंने क्वेश्चन कराया था आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और वाला, तो लर्न फ्रॉम एवरी लाइन. हर लाइन जो मैं बोल रहा हूँ इतनी इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका फायदा उठाओ. एंड बी अटेंटिव इन द क्लास. 2.5 घंटे, 2.25 घंटे जो भी है, अटेंशन रहनी चाहिए एकदम खतरनाक. कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए आपसे. ठीक है. सो आई विश
Good night to all of you. Thank you so much for being present and attentive. Next class day after tomorrow. Thank you so much. Good night. Take care. Stay blessed. And keep studying hard. Keep going well. सब हो जाएगा. बस चलते रहो, रुकना नहीं है. और अपने ऊपर फेथ रखो. Do not demean yourself. Do not undermine. Do not think low about yourself. अपने बारे में कम मत सोचो. You are unparalleled. ऐसा सोच के आगे बढ़ते रहो. God bless all of you. Thank you.